जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ बारामूला के रफियाबाद में चल रही है। हालांकि फायरिंग के दौरान किसी भी आतंकी के मारे या पकड़े जाने की खबर नहीं मिली है। सुबह ही सेना को यह गुप्त सूचना मिली कि रफियाबाद के पास एक गांव में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए सेना ने पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया। इस बात की भनक लगते ही आतंकी वहां से भागने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग जारी है। खबर लिखे जाने तक एक भी आतंकी के पकड़े जाने की खबर नहीं मिली है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी के साथ। जी इरफान, आतंकियों और पुलिस बल के बीच में जो मुठभेड़ जारी है, क्या अपडेट है इस बारे में? मैं आपको बता दूं, जैश मोहम्मद जो मिलिटेंट संगठन है उसके 2 मिलिटेंट सोपोर के रफियाबाद के इलाके में मौजूद थे और जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वो तुरंत जो है इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के लिए पहुंचे और मिलिटेंट जो पूरे इलाके में मौजूद थे उन्होंने फायरिंग की और रिटेलिएशन में जो सर्चिंग पार्टी थी उन्होंने वापस फायरिंग करके फिलहाल मुठभेड़ शुरू हुई है और फिलहाल सुबह से लगातार ये मुठभेड़ जारी है और फायरिंग भी कंटिन्यू है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो हमारे पास हालांकि अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं 1 से 2 मिलिटेंट जो इस इलाके में मौजूद है और जिसमें से 1 मिलिटेंट को फिलहाल मार दिया गया और टोटल जो है 2 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है जो कुछ देर के लिए एक काउशेड में छुपे हुए थे जहाँ लगातार फायरिंग हो रही थी और उसके बाद जो है फिलहाल एक सफलता मिल चुकी है सिक्योरिटी फोर्सेस को और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और सीआरपीएफ के जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा इलाका जो कॉर्डन ऑफ किया गया है और रेनफोर्समेंट भी बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल मुठभेड़ जारी है और जो 2 मिलिटेंट है वो जैसे मैंने आपको पहले कहा जैश मोहम्मद मिलिटेंट संगठन से कहा जाता है सूत्रों के हवाले से। हालांकि कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन 1 से 2 मिलिटेंट मौजूद है और जिसमें से 1 मिलिटेंट को फिलहाल रफियाबाद के इस इलाके में मार दिया गया है। जी इरफान, क्या किसी रिहायशी इलाके में वो छुपे हुए हैं और कब से जो सेना का ये अभियान जो है, सेना का जो ऑपरेशन है ये चल रहा है? देखिए कुमिता, ये जो रफियाबाद का इलाका है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सोपोर और बारामूला 2 जो टाउन है उनके बीच पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा रिहायशी इलाका है और हालांकि ये गाँव का इलाका है तो कहीं ना कहीं उतने ज्यादा कंजेक्टेड एरिया नहीं माना जा सकता इसे, लेकिन रिहायशी इलाका है और कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग रहने वाले हैं जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया है। वहां से लोगों ने घर खाली कर चुके हैं, लोग निकल चुके हैं और उसके बाद जो है ऑपरेशन शुरू किया गया और फिलहाल जो रफियाबाद का ये इलाका है उसे सील कर दिया गया है और पूरे कॉर्डन में कोशिश है कि रखा जाए जो मिलिटेंट्स है बचे हुए। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले कहा 2 मिलिटेंट्स होने की खबर थी जिसमें 1 मिलिटेंट को मार दिया गया और ये ऑपरेशन की आज सुबह शुरू हुआ, अभी तक करीबन 3 घंटे से ज्यादा हुआ और फिलहाल 1 मिलिटेंट मारा गया है इस मुठभेड़ में। जी इरफान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। अब तक बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिल रही थी, जिनमें से 1 मिलिटेंट के मारे जाने की जो है खबर मिल रही है। एक और मिलिटेंट का शक जो है वो अभी जताया जा रहा है, जिसके कारण सेना की ओर से अभी भी जो है अपना ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जम्मू के एकमात्र बत्रा अस्पताल में भी पुलिस विभाग के एसपी रैंक के एक संदिग्ध स्वाइन फ्लू के मरीज की मौत हो गई है। एसपी सुनील गुप्ता की कल मौत हो गई है, जिसमें स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। जम्मू के सरकारी मेडिकल स्कूल के डॉक्टर घनश्याम गुप्ता ने बताया कि उन्हें सुनील गुप्ता की रिपोर्ट मिली है जो कि पॉजिटिव है। आपको बता दें कि जम्मू में स्वाइन फ्लू के कुल 19 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चलो गाड़ी तो स्टार्ट करो। हमने अभी तक 23 सैंपल्स भेजे हैं सस्पेक्टेड केसेस सो फार जो जिन्हें बोला जाता है।
तो उनमें से 7 की रिपोर्ट आई है हमें, 7 में से 3 पॉजिटिव हैं और एक पॉजिटिव शायद जिनका डेथ के बारे में बता रहे हैं वो भी पॉजिटिव रिपोर्ट है उनकी। अलर्टनेस हमारी काफ़ी देर से चल रही है, इसके लिए वी आर फुली अलर्ट। तो हमने इस पे एंट्री पॉइंट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यहाँ पर अपना सर्विलेंस डेस्क बना के रखे हैं, होर्डिंग्स, बैनर्स लगवाए गए हैं जगह जगह पे, प्रेस में, न्यूज़पेपर्स में अलर्ट्स जारी किए गए हैं। उधर कश्मीर में भी स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। वीरवार को कश्मीर में 2 और लोगों की H1N1 वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई। इसको मिलाकर मृतकों की आंकड़ा 4 तक पहुंच गया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर में 13 और मामले पॉजिटिव आए हैं। सिक्किम के अधीक्षक डॉक्टर फारूक जान ने 2 और मौतों की पुष्टि की है। इसमें एक बड़गाम जिले की महिला थी। 4 मरीजों में को सिक्किम के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। इसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। घाटी में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ने के बाद अब कई एनजीओ सामने आकर लोगों को स्वाइन फ्लू के प्रति जागरूक करने में जुट गई हैं। इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए श्रीनगर की एक एनजीओ ने एक सराहनीय कदम उठाया है। यह एनजीओ लोगों को स्वाइन फ्लू के प्रति जागरूक करने के साथ साथ मास्क देकर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। खदशात थे स्वाइन फ्लू के हवाले से कि ये हैं कि नहीं है, तो इस सिलसिले में जो डायरेक्टर ऑफ सिक्किम्स हैं उन्होंने लोगों से हकीकत को छुपाया, लेकिन जब ही ये हमें कंफर्मेशन हुई कि एक डेथ हुई है तो उसी वक्त से हमने ये फैसला कर लिया है कि जैसे हमने फ्लड्स में लोगों की मदद की, हम तन हम वक्त हम जहद, इसी सिलसिले में हम और एक कड़ी जोड़ेंगे। हम इस सिलसिले में भी लोगों की मदद करेंगे और लोगों की जानों को बचाएंगे। ये तो बहुत हेल्पफुल बंदे हैं यहाँ पे हमारे लिए, हमारे जो भी यहाँ पे कश्मीर में रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, उनके लिए तो ये मतलब पीसफुल है, अच्छा है। और हम भी यही चाहते हैं कि ये चीज होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि वहाँ पर लाखों हजारों आदमी बैठे हैं, सांस अपनी निकलती है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन उससे बेहद जरूरी है कि टनल पे चेक करना। नहीं, कुछ भी नहीं। ये एनजीओ आज हमको यहाँ मस्जिद में बांट रहे हैं, लाखों आदमी, बहुत आदमी पहन रहे हैं, अंदर में पहन रहे हैं। पुंछ जिले में एक बार फिर भारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। भारी बारिश की वजह से पुंछ में फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। बदले मौसम की वजह से ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। ये जो मेन हमारा शेर कश्मीर ब्रिज है, इसके ऊपर जो काम होना चाहिए था, ये सिर्फ 1 हफ्ते का काम था कि हमारा पुंछ पूरा लिंक अप हो जाता। ये हमारा पूरा एरिया, जो हमारा मेन एरिया सुरनकोट, दगवार, ये जितने एरिया हैं यहाँ चलास, मंगनार, सारे समय कट ऑफ हो चुके हैं। आप देख रहे हो, पिछली बार भी हमने प्रोटेस्ट किया था कि इस पुल को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, लेकिन रिस्टोर करने के बाद इन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों ने क्या किया कि अपना पैसा खाने के लिए, अपने पैसे का इंतजाम करने के लिए इन्होंने 5 करोड़ रुपए का एक अलग से इन्होंने पुल बनाया। यहाँ ये देखो, ये पुल का काम इन्होंने 4 करोड़ 70 लाख से अबव लगा है या उससे नीचे है। तो वो अगर पैसा यहाँ लगता इस तरफ तो ये पुल भी बन जाता। ये आज ये दुनिया जो 40-50 हज़ार के करीब दुनिया आमदोरफ्त ये होती है, ये आज दरबदर है। अगर वो पैसा यहाँ खर्च होता तो ये पुल बन जाता तो बहुत अच्छा था। मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से बेकार ऐसे पैसा वेस्ट किया। लोगों का ये टैक्स पेइंग करते हैं लोगों का ये बहुत खून पसीने का पैसा है। गवर्नमेंट ऐसे ही हमारा पैसा बर्बाद कर रही है। तो अगर ये 4 करोड़ 70 लाख में यहाँ खर्चा होता, पुल के साथ जुड़ा होता, तो पुल हमारा पूरा बन जाता। शिमला आईजीएमसी में बिलासपुर के झंडुता निवासी ईश्वर दास की मौत ने जिले के लोगों को फिर से सकते में ला दिया है। आपको बता दें कि ईश्वर दास 18 फरवरी को छाती में दर्द के चलते अपना इलाज कराने ईश्वर दास बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल आए थे, जहां से उसे 18 फरवरी की शाम को ही शिमला आईजीएमसी रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद 20 फरवरी को सुबह ही उनकी मौत हो गई। बाद में शाम को आई रिपोर्ट से ईश्वर दास के शरीर में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए। इस बात का खुलासा करते हुए बिलासपुर सीएमओ
ML कौशल ने कहा है कि जब ईश्वर दास को शिमला IGMC रेफर किया गया तो उसके शरीर में स्वाइन फ्लू का कोई भी लक्षण नहीं था। वहीं ईश्वर दास के परिवार को भी स्वाइन फ्लू की दवाई भिजवा दी गई है ताकि उनके परिवार में स्वाइन फ्लू ना फैल सके। कई दिनों से लगातार हो रही बरसात ने रामपुर मिनी सचिवालय के टॉप मंजिलों के दफ्तरों को भी नहीं छोड़ा। भारी बरसात होने के चलते सचिवालय के छत से पानी रिसने लगा है, जिसकी वजह से कई सरकारी दस्तावेज खराब हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिनी सचिवालय भवन के छत की कुछ दिन पहले मुरम्मत कराई गई है। तब से ही पानी बरसने पर सचिवालय की छत से पानी टपकने लगा है। इससे मुरम्मत कार्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। छत से पानी टपकने के कारण हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पुस्तक वितरण केंद्र में 10वीं और 12वीं की खाली उत्तर पुस्तिकाएं भी खराब हुई हैं। इसके अलावा इलेक्शन विभाग, होमगार्ड, NCC व टाउन प्लानिंग के स्टोर में भी छत का पानी आने से काफ़ी नुकसान हुआ है। अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर 2014 में जो है बिल्डिंग की रिपेयरिंग की गई। उस रिपेयरिंग के बाद जो है यहाँ पर इस तरह से पानी भर गया। सुबह जब मैं ऑफिस में आया तो देखा यहाँ पर पूरा ऑफिस के अंदर भी पानी भरा था, ऑफिस के बाहर भी पानी भरा हुआ था। नाहन में SFI के कार्यकर्ताओं ने DC सिरमौर के जरिए CM वीरभद्र को ज्ञापन भेजा। कार्यकर्ताओं ने फीस वृद्धि, रूसा प्रणाली व SCA चुनाव की बहाली को लेकर ज्ञापन भेजा। SFI का कहना है कि सरकार व विश्वविद्यालय द्वारा लगातार छात्र विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसका SFI पूरे राज्य में विरोध कर रही है। DC को सौंपे ज्ञापन में SFI ने राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार फीस वृद्धि को तुरंत वापस ले। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है राज्य स्टेट कमेटी जो है SFI उसकी कॉल है और उसको लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हम जो है हर कॉलेज के अंदर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये अभी हिमाचल प्रदेश सरकार जो वाइस चांसलर है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, वो लगातार जो शिक्षा पर हमले कर रहे हैं। सबसे पहले जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जो है फीस वृद्धि कर दी गई, लेकिन छात्रों के दबाव के चलते वो फीस वृद्धि वापस लेनी पड़ी। इसके साथ साथ उन्होंने रूसा प्रणाली को जो है इंट्रोड्यूस किया हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर, जिससे कि बहुत सारे छात्रों को जो है एडमिशन नहीं मिल पाई है और बहुत सारे छात्र जो है अपने मन मर्जी की पढ़ाई नहीं कर पा रहे उसके अंदर। सिखों के दूसरे बड़े तख्त श्री पटना साहिब में प्रबंधक समिति का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में अकाली दल के प्रत्याशियों की जीत हुई। वहीं इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल सरना की बुरी तरह से हार हुई। इस चुनाव में जीत के बाद SCPC के अध्यक्ष जथेदार अवतार सिंह मक्कड़ को पटना साहिब का नया अध्यक्ष बनाया गया। इस चुनाव के निर्णय पर देश विदेश के सिख संगठनों तथा सिखों की नजर टिकी रही। चुनाव को लेकर गुरुद्वारा को भी गहमागहमी का माहौल कायम रहा। प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से मिले। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई, पर जो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा वह था पंजाब के अनुसूचित जाति के लोगों को मजबूत बनाना। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से कई मुद्दों पर बात हुई है, जिसका परिणाम जल्द ही पंजाब के लोगों को देखने को मिलेगा। जिस गांव की आबादी 50% से ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट थी उसको 20 लाख रुपया ये देते। पहले पंजाब उसमें कवर नहीं था, अब इन्होंने कवर कर दिया और मैं मिनिस्टर साहब का और अपने स्टेट में दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी इस साल इन्होंने किया। तो जो हमारे साथ एक वितकरा हुआ था वो दूर हो गया। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जो उन्होंने डिटेल में हमें भी बताई हैं और डिस्कस किया है।
चंडीगढ़ में शुक्रवार को हरियाणा के विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें नए विधायकों को विधानसभा सदन की कार्यवाही से जुड़े तमाम पहलुओं से रूबरू कराया गया। इसका महत्व इस कारण भी बढ़ गया क्योंकि 90 सदस्यीय विधानसभा में इस बार 57 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पहली बार विधानसभा की दहलीज को छुआ है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले राजनीति के पुराने धुरंधरों ने उन्हें परीक्षण का पाठ पढ़ाया है। लोकतंत्र की बारीकियों से वाकिफ कराने के साथ ही इन विधायकों को सदन की मर्यादा से भी परिचित करवाया गया है। मौजूद विधायकों ने पाठ पढ़ने के बाद ऐसे परीक्षण शिविरों के समय समय पर होते रहने की नसीहत दी है। बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि 57 विधायक जो नए थे और यहाँ काफ़ी पुराने जिन्होंने अच्छी बातें विधानसभा के बारे में भी हमें बताई, काफ़ी कुछ सीखने मिला। इससे हमारी कई विधायकों के एक दूसरे से जो सीनियर थे वो झिझक भी दूर हुई है और बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, इसमें काफ़ी सीखने। सबसे पहले तो अपने विधानसभा के जो अध्यक्ष जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना बेहतरीन कार्यक्रम जिससे मैं ऐसा मानती हूँ कि ना केवल जो नए बन करके आए हैं बल्कि पुराने वालों को भी सभी को कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला। ये 5 साल की जो सरकार है वो क्या देगी और कैसे देगी, उस सबको सामूहिक रूप से लेकर के चलने का एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम था। विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि परीक्षण शिविर में 90 में से 78 विधायकों ने भाग लिया। अध्यक्ष के मुताबिक परीक्षण शिविर में सभी दलों के विधायकों में तालमेल देखने को मिला। निश्चित तौर पर आगामी बजट सत्र में इस बात का फायदा होगा। ये जो प्रशिक्षण शिविर हमने रखा था इसमें 78 विधायकों ने इसमें भाग लिया है। बीजेपी के 43 लोगों ने भाग लिया, इंडियन नेशनल लोकदल के 17 और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 12, इंडिपेंडेंट 4, शिरोमणि अकाली दल 1 और बीएसपी के 1 विधायक ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में चले ट्रेनिंग कैंप में 90 सदस्यीय विधानसभा के अधिकतर सदस्यों ने भागीदारी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा की कार्यप्रणाली में आईटी के अधिकाधिश प्रयोग पर जोर दिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के महत्व से नए विधायकों को रूबरू करवाया। 57 सदस्य नए हैं और पुराने भी हैं, लेकिन ये विषय ऐसे हैं या जो कोई भी विधायक हो, चाहे पहली बार बना है, चाहे 5 बार बना है, चाहे मैं लोकसभा में 4 बार रहा हूँ, असेंबली में 4 बार रहा हूँ, सदा सीखता ही रहते हैं। हर स्तर पे कोई ना कोई नई बात सीखे जाते हैं। हर टर्म में ज्ञान वृद्धि होती रहती है। हमारा अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस 5 साल के सत्र में पहला हमारा ये ऐसा सत्र होगा जिसमें विधायकों को, खास करके नए विधायकों को, विधानसभा में होने वाले सारे कायदे, सारे नियम, सारा व्यवहार, पुराने विधायकों के द्वारा जो कई बार यहाँ विधायक रह चुके हैं उनके द्वारा उनको कुछ बातें बताई गई हैं। निश्चित रूप से जिस उद्देश्य को लेकर के आज का ये सत्र ओरिएंटेशन ये हुआ है, इसका पूरा लाभ उनको होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौसम की खराबी की वजह से अपना लेक्चर देने नहीं पहुंच पाए, जबकि मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में देर से पहुंचे, तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस कार्यक्रम में सबसे लेट पहुंचे। इस क्लास में 78 विधायकों ने भाग लिया, जिसमें भाजपा के 43 विधायक, इनेलो के 17 विधायक, कांग्रेस के 12 विधायक, निर्दलीय 4 विधायक, शेद के 1 विधायक और बसपा के 1 विधायक शामिल हैं। विधायकों की लगी इस क्लास के बाद अब बजट सत्र के दौरान देखना होगा कि नए विधायकों ने क्या और कितना सीखा। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल और मनोज राठी के लिए हलीम कौर, 10 नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अब 5 मार्च की बजाय 9 मार्च को होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 मार्च को होली का त्यौहार होने के कारण सत्र 5 मार्च की बजाय अब 9 मार्च को बुलाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार का बजट किसान, गरीब जनता के हित में विकास का बजट होगा।
बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो 2015 के तीसरे दिन कल ब्रिटेन की टीम भी भारतीय रंग में दिखी। टीम के विमानों ने अपने शो के दौरान आसमान में तिरंगा बनाया। शो के दौरान गुरुवार को 2 विमानों के हवा में पंख टकराने की घटना का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा और शुक्रवार को भी लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में आए। आईसीसी वर्ल्ड कप के पूल बी में शनिवार को क्राइस्ट चर्च में खेले जा रहे मैच में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 150 रन से हराया। 311 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 39 ओवर में 160 रनों पर ही सिमट गई। वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में भारत के हाथों बुरी तरह से हारने के बाद पाकिस्तान का बल्लेबाजी क्रम एक बार दोबारा फेल हो गया। पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद कप्तान मिसबाह-उल हक ने शोएब मकसूद के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, परंतु हक भी ज़्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और देखते ही देखते पाकिस्तान मैच हार गया। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।